अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। यस बेटा, बोर्ड नजर आ रहा है। यस ओके, तो आप लोग आ जाए जरा एंथैल्पी की टॉपिक पर। आज जो हम एसएलओ डिस्कस करने वाले हैं, द एसएलओ नंबर इज, अभी मेंशन किया था कहीं पर, एक सेकंड। तो एंथैल्पी पर आ जाए हेडिंग पर, एंड हियर इज अवर एसएलओ। एसएलओ 9.2.3 विच इज डिफाइन एंथैल्पी चेंज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज। लेकिन याद रखें, एंथैल्पी को पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंटरनल एनर्जी कंसेप्ट। सो नाउ लेट्स सी इंटरनल एनर्जी क्या होती है। अब आपके सामने यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है। सो पहले एक क्वेश्चन आता है मेरे माइंड में, आप सब मुझे चैट में रिप्लाई करेंगे। द क्वेश्चन इज कि ये बताएं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस है। यू हैव 1 मिनट टू आंसर, फास्ट, जल्दी बताएं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम ओपन होता है, क्लोज सिस्टम बंद होता है। मिस अनमोल कह रही है ओपन सिस्टम इन विच द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैन escape आउट, एंड इन क्लोज सिस्टम दे कांट escape। वेल डन अनमोल। तो बेटा बात ये है, जैसे ये हमारे पास एक बीकर है, इट इज ओपन, और यहीं पर हमारे पास ये एक और बीकर है बट इट इज क्लोज। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें बीकर का एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन होता है। मतलब कि अगर बीकर में कोई भी चीज है तो वो एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जा सकती है, मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं और एनवायरनमेंट से बीकर के अंदर भी आ सकते हैं। जबकि क्लोज सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है, यू कैन सी कि ये फुली कवर्ड है, इसमें से कोई भी मॉलिक्यूल एस्केप नहीं हो सकता। नो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन थिंग विच इज, आपको पता है कि इस वाले बीकर में गैस के पार्टिकल्स हैं, और गैस के पार्टिकल्स मूव करेंगे, राइट। तो जब भी गैस के पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जो एनर्जी उस वक्त वो पजेस करेंगी तो वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th क्लास, लेट मी रिवाइज। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, जो मूवमेंट की वजह से होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब सेकेंडली, जब ये पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो जब पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मूवमेंट, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे बेटा, तो उनके अंदर उस वक्त जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, मैं रिवाइज कर देती हूँ। द एनर्जी विच इज ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर हम कहेंगे द एनर्जी विच इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी की, ठीक है, इन दो टर्म्स की बात आपको समझ जाना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होती है गैस पार्टिकल्स की, इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर हम कहते हैं टोटल एनर्जी। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा सबको? Miss, potential energy. Can you repeat that again, please?
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो पोजीशन की वजह से हो। और इस केस में जहां पर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें, तो देखो जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब मूव करेंगे इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो आपस में टकराएंगे, ठीक है, इंटरेक्शन करेंगे। जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो उस वक्त उनकी पोजीशन की वजह से उनके अंदर जो एनर्जी होगी इट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर इस वाले एग्जांपल से समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल ये है कि ये एक झूला है, ठीक है। अब इसको आपने पीछे से धक्का दिया, जब ये झूला मूव कर रहा था, ये स्विंग मूव कर रहा था, तो इसके अंदर थी काइनेटिक एनर्जी। जब ये मूव करके ऊपर एक पोजीशन पर चला गया, ठीक है, आपने बहुत जोर से स्विंग को, झूला जो भी दिया है, तो वो जब टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा, पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी होगी, ये वर्ड में कहना चाह रही थी, तो स्टोर्ड एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? Yes, miss. ओके। शामिर, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाउ विल यू डिफाइन काइनेटिक एनर्जी? मिस यानी ऐसी एनर्जी जो किसी मोशन के, किसी चीज के मोशन की वजह से हो। एक्सीलेंट। अनमोल, हाउ विल यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? इकरा, हाउ विल यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? जल्दी बताएं। स्टोर्ड एनर्जी, एक्सीलेंट। स्टोर्ड एनर्जी हमारे पास कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और नील, इस वाले केस में जब हम गैस पार्टिकल्स की बात करें तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि इस वाले केस में हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैंने क्या बताया? हाउ विल यू डिफाइन? मतलब जब वो इंटरेक्ट करती हैं तब वो पोटेंशियल एनर्जी पजेस करती है। एग्जैक्टली, जब गैस के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं उस वक्त वो पोटेंशियल एनर्जी को पजेस करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो हमने कहा कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। बेटा, एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं, भले वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, उन सब का सम, कंप्लीट सम हमारे पास कहलाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ अदर फॉर्म्स भी होंगी। लेकिन सवाल ये है कि कैन वी फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी? क्या हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, वी कांट। हम कभी भी किसी सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, वी कैन ओनली फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम ये देख सकते हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है। इस बात को मैं रिवाइज करूंगी, 1 सेकेंड। ओके, तो मैंने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि किसी सिस्टम के अंदर जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो उन सबको मिलाकर हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। और मैंने कहा कि उसमें कुछ काइनेटिक होगी, कुछ पोटेंशियल। एंड द सेकंड थिंग वाज, टेल मी एवरीवन, कैन वी फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी? यस और नो? नो। नो। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यस नील, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, गुड, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द चेंज। बेटा, हम इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? सी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, आई ई स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। अगर यू नीड टू फाइंड द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आप क्या करोगे? फाइनल इंटरनल एनर्जी में से माइनस कर दोगे इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास बॉल है, उस बॉल को आपने फेंका है ग्राउंड से लेकर ऊपर स्काई की पोजीशन तक। अब उसने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट द मेन थिंग इज कि पहले उसकी जो एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी थी, फॉर सपोज, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वो एनर्जी थी हमारे पास 4। बताना एनर्जी का जू, सॉरी एनर्जी का यूनिट क्या है? आधा तो मैंने बोल भी दिया। जू। जूल। तो एनर्जी का यूनिट है 4 जूल, ये इनिशियल एनर्जी है। और बॉल जैसे ही मतलब टॉप पोजीशन पर गई तो उसने कवर किया है 10 जूल एनर्जी इसके अंदर अब है, डिस्टेंस जितना भी कवर किया हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट द चेंज? चेंज कितना होगा इसमें? चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
6 जूल में। 6 जूल। आपने किया क्या? सिंपल, ये फाइनल एनर्जी थी 10 जूल, इसमें से माइनस किया 4 जूल को, तो आपके पास आंसर आया 6 जूल। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हाउ कैन वी चेंज द इंटरनल एनर्जी? क्या हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? सो यस, हम कर सकते हैं, बट कैसे? बेटा, या तो आप चेंज कर दो काइनेटिक एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आ जाएगी, या आप चेंज कर दो पोटेंशियल एनर्जी, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज कैसे करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वही आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है, बीकर के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। एक्सीलेंट नील, बाय हीटिंग। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको मैं बता दूं, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी गैस पार्टिकल्स को, तो उनके दरमियान मूवमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, वो ज्यादा जोर से मूव करने लगते हैं। जब वो ज्यादा जोर से मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो मुझे बताओ, मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट के बढ़ने की वजह से कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक या पोटेंशियल? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। एक्सीलेंट शामिर अनिल। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एग्जाम्पल कि हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज कैसे करते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं आपको एक कंफ्यूजिंग बात बताने वाली हूँ, बट उससे पहले आई नीड टू मेक श्योर कि आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया। यस और नो एवरीवन? कैन यू से यस और नो इन द चैट Yes. बॉक्स? अच्छा, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, अनमोल समझ में आ गया है, शामिर को भी आ गया है, शिजा को भी आ गया है, फातिमा को भी आ गया है, ठीक है, इकरा को भी आ गया है, सानिया को भी आ गया है। ओके, अब हम चलते हैं कंफ्यूजिंग बात पर। ये इतनी ऐसी चीजें, मतलब जो समझ ही नहीं आती, लेकिन आई होप कि आप लोग का समझ में आ जाए। बेचारा, मैं बताती हूँ शामिर कौन है, आगे चलते हैं तो बताती हूँ। देखो, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो हमारे सर थे, उनका नाम था सर ओम प्रकाश, ठीक है सॉरी, सर है तो उनका नाम है सर ओम प्रकाश। अब उन्होंने हमें बताया था कि एक होती है रियल गैस और एक होती है आइडियल गैस, ठीक है। रियल गैस जो असल में एग्जिस्ट करती है, और आइडियल गैस ऐसी गैस जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ये इमेजिन करके कि अगर वो होती तो वो ऐसी होती। अब आइडियल गैस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सी, हमें मालूम करना है कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइडियल गैस तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी गैस जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करती तो उसमें ऐसा होता। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं। तो पहले तो हम आइडियल गैस को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमारे पास है रियल गैस विच विल शो बाय कैपिटल आर, और ये हमारे पास एक और बीकर है, और इसमें जो गैस है हमारे पास वो है आइडियल गैस। अब साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, देखो जाहिर सी बात है, बहुत कॉमन, क्या क्या कह सकते हैं, लॉजिकल सी बात है, कि जो रियल गैस होगी उसके पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। यस और नो? Yes. यस। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आइडियल गैस होती, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान इतना डिस्टेंस होता, इतना डिस्टेंस होता, कि उसके पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते ही नहीं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ आइडियल गैस, अगेन मैं कह रही हूँ बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हम इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। खैर, आइडियल गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। अब मुझे आप लोग जरा चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते तो कौन सी एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल? फास्ट। अगर This पार्टिकल्स आपस question में repeat इंटरेक्ट नहीं करते, कीजिएगा. अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते तो कौन सी एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल? सो हमारे पास रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। अनिल ने कहा है काइनेटिक एनर्जी, अनमोल ने कहा है काइनेटिक, शामिर ने कहा है काइनेटिक, सितारा ने कहा है काइनेटिक, सानिया ने कहा है काइनेटिक, इकरा ने कहा है काइनेटिक, और शिजा ने भी कहा है काइनेटिक। तो बेटा देखो, इतनी मतलब मेरी क्लास होशियार है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जरा थोड़ा सा ऊपर जाए, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ये जरा ऊपर जाए और यहाँ पर देखें। जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी वो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से हो, और पोटेंशियल एनर्जी वो जो पार्टिकल्स के इंटरेक्शन की वजह से हो। अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक कैसे जीरो होगी? सो द करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल। नील देखो, वो मूव करते हैं, ऐसा नहीं कहा कि वो मूव नहीं करते,
लेकिन मैंने कहा कि उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब हर एक पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जाहिर सी बात है एक जगह वो स्टॉप नहीं रहेंगे, वो अपनी जगह पर रहते हुए तो मूव करेंगे, लेकिन पार्टिकल्स इतने दूर होंगे आपस में कि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो मतलब इस वाले केस में आइसो मतलब आइडल गैसेस के केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। बताओ एग्री करते हो आप लोग या कंफ्यूजन कंफ्यूजन है यहाँ पर कुछ? है तो पूछ लें, आई क्लियर। क्लियर है? यस ठीक है। अब चलते हैं सेकंड बात। मैंने आपसे कहा कि हम फाइंड आउट करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस में। आई होप कि मैंने आपको आइडियल आइडियल गैस के बारे में तो सही से समझा दिया और आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आ गया हो। लेकिन अब चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर। बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस आपने 9th क्लास में भी शायद डिस्कस किया हो, मुझे सही से याद नहीं कि टॉपिक था या नहीं, लेकिन आइसोथर्मल के नाम से हमें पता चल रहा है। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक बीकर है, इसको आपने स्टार्टिंग में टेम्परेचर दिया, ठीक है, और इसको आपने टेम्परेचर दिया है फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 आवर के लिए, लेकिन इस पूरे 1 घंटे में जो टेम्परेचर था वो एग्जैक्टली 40 डिग्री सेल्सियस ही था। यानी कि आपने टेम्परेचर में चेंजिंग की नहीं, आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। अब मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो कौन सी एनर्जी जीरो होगी? काइनेटिक या पोटेंशियल? फातिमा कह रही है काइनेटिक, शिजा कह रही है काइनेटिक, नील कह रहे हैं काइनेटिक, साना कह रही है काइनेटिक, शामिर कह रहे हैं पोटेंशियल, ठीक है। अनमोल एंड इकरा? चलो बच्चों देखो, हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया था, इकरा भी कह रही काइनेटिक। देखो हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया था कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाना था, तो याद है हमने कहा था कि हम हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, जब वो ज्यादा मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर जब टेम्परेचर हो ही कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा हमारे पास जीरो। अब अगर हम आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करें आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो टोटल इंटरनल एनर्जी भी जीरो। तो ये सारी बात बताने का रीजन ये था कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है इन आइसोथर्मल प्रोसेस वो जीरो होती है। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती तो शायद आपको समझ नहीं आता, इसलिए सारी एक्सप्लेनेशन दी। आई होप इट्स क्लियर। अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप लोग एबल हैं इस बात को बताने के लिए? और अगर मैं आपसे रीजन पूछूं तो रीजन भी बता सकते हैं? अच्छा यस, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कैसे रीजन बताते हैं आप लोग। इकरा आप मुझे बताओ कि, इकरा अनम्यूट योर माइक फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? अच्छा आप यही कहने वाली थी कि रिपीट कर दें? तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हमें पता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो पार्टिकल्स में चेंजिंग नहीं आएगी। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है हमारे पास। तो जब टेम्परेचर सेम रहता है तो मूवमेंट सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। मिस हम सवाल कर रहे हैं कि अगर जैसे आपने बोला ना कांस्टेंट हो टेम्परेचर, अगर हाँ हमने मतलब 200 सेल्सियस अगर हम हीट गिवन कर रहे हैं जी। तो अंदर के पार्टिकल्स का हिलना लाजमी है। देखो नील, इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सी ये एक बीकर है, ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, आपने इसको टेम्परेचर दिया हुआ था स्टार्टिंग से ही, ठीक है, आप इसको टेम्परेचर दिए थे 200 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो ये कि ये गैस है, वाटर नहीं है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बॉयल हो, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर जिस गैस की हम बात करें वो आइडियल गैस है। आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो बहुत मुश्किल से बहुत हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई प्रेशर पे जाके एक दूसरे के करीब होते हैं, मतलब उनके लिए तो ये बात समझ लो कंसिडर ही नहीं होती है कि वो इतने से टेम्परेचर पे आपस में इंटरेक्ट करें। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात समझाने के लिए कह देती हूँ कि 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जाम्पल
वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे या जो है वो मूव कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं चेंज की, कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया। अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आप टेम्परेचर को चेंज तो नहीं कर सकते। तो मतलब जिस स्पीड से पार्टिकल्स पहले मूव कर रहे थे, पूरे 1 घंटे तक वो उसी स्पीड से मूव करेंगे, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल्स की मूवमेंट में चेंजिंग नहीं आएगी। और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट में चेंजिंग नहीं आएगी, वो जैसे पहले मूव कर रहे थे अभी भी वैसे ही मूव कर रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। हाँ, अगर आप 200 से 2 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा देते हो, 202 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, तो बेटा उनकी मूवमेंट में चेंज आएगा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो हम टेम्परेचर में चेंज कर ही नहीं सकते। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द रूल। आई होप समझ में आया आपको। ओके। जी मिस। अच्छा, हम क्वेश्चन कर रहे थे तो एक सवाल और कर देती हूँ। किससे पूछूं? चले सानिया, आप बताओ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सी एनर्जी जीरो जीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? एक्सीलेंट, काइनेटिक एनर्जी। शामिर, आप मुझे बताओ कि व्हाट इज आइडियल गैस? मीन्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर मैंने इसके बारे में क्या कहा था नील, कि एग्जिस्ट नहीं करती तो हम क्या करते हैं इसके बारे में? मिस अगर के ऐसा होता तो ऐसा होता। हाँ, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ये गैस होती तो इसमें ये क्वालिटीज होती। आगे चले। इकरा, आपको समझ में आया? आगे चलें या जी कोई और भी पॉइंट पूछना है तो आप पूछें। नहीं नहीं मिस, आप कंटिन्यू करो। ओके। अब हम आ जाते हैं, जब इंटरनल एनर्जी हमने क्लियर कर ली, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ लिया, आइडल गैस पढ़ ली, अब हमें पता होना चाहिए कि इंथैल्पी है क्या, व्हाट इज इंथैल्पी। तो देखो, ये एक बेचारा एनिमल है, इसको बेचारा लिखने का एक रीजन है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है। ये बेचारा एक एनिमल है और आप इसको देते हो ग्रास। जब आप इसको ग्रास देते हो, अच्छा यहाँ पर ग्रास का मतलब है एनर्जी, आप इसको इंटरनल एनर्जी दे रहे हो, जाहिर सी बात है जब आप उसको ग्रास नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, तो उसके अंदर एनर्जी भी नहीं होगी। तो जब आप इसको ग्रास देते हो, एनर्जी देते हो, तो वो आपको करके देता है वर्क डन, वो काम करता है, इतना सारा वेट उठाता है। तो देखो, ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। जब आप इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसके रिजल्ट में ये बेचारा एनिमल काम करता है, वर्क डन करता है। ये वाली बात समझ में आई? इजी इजी। तो बात यस ये है मिस। कि इस वाली कंडीशन में ये बेचारा एनिमल, यानी कि प्यारा सा डोंकी, इस वाली कंडीशन में इंथैल्पी ही है हमारे पास। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो इंथैल्पी का मतलब क्या होता है पता है? इंथैल्पी का मतलब होता है कि, और थोड़ा समझाती हूँ फिर आपको इंथैल्पी का मतलब बताती हूँ। एक और एग्जांपल में, मैं इसको भूल गई थी। देखो, ये एक हमारे पास बीकर है। कैन यू ऑल सी दिस बीकर? यस टीचर। अब आपने पहले जो है ना, इसके पास इतना वॉल्यूम था, ठीक है, इतना वॉल्यूम था, ये था हमारे पास V1। और आपने इसको प्रोवाइड की हीट। आप सब जानते हो, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। लेकिन फिर आपने क्या किया, आपने इसको और ज्यादा हीट अप कर दिया, ठीक है। पहले जब आपने इतने, मतलब एक सिंगल आपने बंसन बर्नर से आप हीट देते हैं, फॉर सपोज हीट हम इसको देते हैं 10 जूल। बेटा, हीट को भी जो है ना वो जूल में ही मेयर किया जाता है। कोई मुझे बच्चा बताएगा कि हीट एनर्जी का यूनिट जूल है, मैंने यहाँ पर हीट का यूनिट भी जूल क्यों लिखा है? क्योंकि जो हीट बच्चे, भी एक एनर्जी है। शाबाश, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए हमने इसके साथ भी जूल लिखा है। अब अगर आप इसको 20 जूल बढ़ा दो, यानी कि 10 जूल बढ़ा दो, 20 जूल कर दो, तो मुझे बताओ, इतनी हीट बढ़ाने से, डबल करने से पार्टिकल ज्यादा जल्दी मूव करेंगे, राइट? यस और मिस। जब पार्टिकल यस। ज्यादा जल्दी मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो होगा क्या कि पार्टिकल्स जो है वो इतना ज्यादा वॉल्यूम कवर कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि अब हो गया वर्क डन, बिकॉज ऑफ हीट कंटेंट। अगेन आई एम रिवाइजिंग। पहले ये हमारे पास बीकर था, हमने हीट को बढ़ाया, यहाँ पर हीट का मतलब हो गया एनर्जी, हमने इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ाई, हीट बढ़ाई, क्योंकि अभी आप लोगों ने खुद कहा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर मैं हीट बढ़ा रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं एनर्जी बढ़ा रही हूँ। तो मैंने इसको इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड की और इसने कर लिया वर्क डन, ठीक है, इनके पार्टिकल्स ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतना काम कर लिया। इसी चीज को हम कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या है? सो सी ओवर हियर, heat content which change internal energy and cause work done is called enthalpy। ऐसा हीट कंटेंट, ऐसा एनर्जी कंटेंट जो इंटरनल एनर्जी को चेंज करे, ठीक है, हमने बढ़ाया है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करे और वर्क डन करवाए, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी।
प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सो द प्रॉपर डेफिनेशन इज कि इंथैल्पी हमारे पास मेयर है टोटल हीट कंटेंट का, टोटल हीट कंटेंट का जो हम किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं एक एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन, एंथैल्पी हमारे पास टोटल हीट कंटेंट का मेयर है जो हम किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। बेटा यहाँ पर आप प्रेशर एंड वॉल्यूम की जगह याद करना कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे वर्क डन है। तो एंथैल्पी हमारे पास सम है हीट एनर्जी का, हीट कंटेंट का, इंटरनल एनर्जी का और वर्क डन का। जैसे अगर हम ऊपर देखें हमारे डोंकी वाली एग्जांपल पर, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी है वो इस ग्रास और इस वर्क डन के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल में जो हमारे पास एंथैल्पी है वो इस इंटरनल एनर्जी यानी कि हीट कंटेंट जो हमने बढ़ाई थी 10 जूल उसके और वर्क डन के बराबर हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि एंथैल्पी का मतलब होता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस सिस्टम का वर्क डन, जो सिस्टम ने वर्क डन किया आपके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के बाद। सबसे जरूरी बात मैं अब बता रही हूँ, फिजिक्स में इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यू। ठीक है, और यहाँ पे वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पीवी। पीवी क्यों? क्योंकि आपने देखा कि गैस के पार्टिकल्स थे तो प्रेशर और वॉल्यूम से ही हम वर्क डन को मेयर करेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो अभी इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहे। सो हियर इज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी। शामिर, कैन यू रिवाइज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी? व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी? H equals to U plus PV. ठीक है, और यहाँ पर पीवी का मतलब क्या है इकरा? यस शिजा, अनमोल, फातिमा, कोई भी बता दे। सानिया? वर्क डन। वर्क डन। तो यहाँ पर पीवी का मतलब है वर्क डन। अब चलते हैं आखिरी चीज के ऊपर, उसके बाद हमारे पास कुछ सेल्फ असेसमेंट है विच इज एंथैल्पी चेंज। याद है हम लोगों ने इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा था, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव। शामिर, इकरा, नील, आप लोग थे इस क्लास में, रिमेम्बर? जी मिस। अब जरा ये देखो, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम से जो हीट एब्जॉर्ब होती है, जो हीट रिलीज होती है, उससे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एच प्रोडक्ट एच रिएक्टेंट, यानी कि हीट ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे हीट ऑफ रिएक्टेंट से तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, ठीक है? बल्कि पहले ये भी बता दूं, अगर हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज है वो जीरो से ग्रेटर होगा तो मतलब द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मतलब जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई है। जिन बच्चों के पॉइंट समझ में नहीं आए तो आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं पढ़ा, मे बी इसलिए। तो देखो, अगर हमारा डेल्टा एच ज्यादा आ रहा है जीरो से, ठीक है, तो मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब हीट एंटर हुई है। ठीक है, और अगर डेल्टा एच कम हो जीरो से, इसका मतलब कम हो का मतलब कि अगर डेल्टा एच जीरो हो, ठीक है, जीरो से ज्यादा नहीं हो, तो मतलब कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हीट जो है वो रिलीज हुई है। नाउ लेट्स कम टू द सेल्फ असेसमेंट। पहला क्वेश्चन, enthalpy change मतलब delta H is defined as, you have four options. The first option is change in volume of a gas, heat change at constant temperature, नील एक मिनट, लेट मी सी क्या कह रहे हैं आप। डेल्टा एच मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एंडो में पॉजिटिव था और एक्सो में नेगेटिव, राइट? एग्जैक्टली। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर दें इंथैल्पी चेंज के बारे में। आपके पास चार ऑप्शन है, बताएं जरा इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो इंथैल्पी चेंज को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है। जल्दी बताएं, ऑप्शंस रीड नहीं सी करी वन। थी। तो सानिया कह रही सी, नील कह रहे हैं सी, 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 एंड बाकी जल्दी जल्दी बताएं। शामिर कह रहे हैं सी, फातिमा कह रही हैं सी, इकरा कह रही हैं सी। तो बेटा बात ये है कि जो करेक्ट आंसर है वो है सी, एक्सीलेंट, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन नंबर टू, अभी भी पढ़ा हमने, ये तो अभी आपको याद हो जाना चाहिए। नील कह रहे हैं बी, अनमोल कह रही हैं बी, सानिया कह रही हैं बी, इकरा कह रही हैं बी, शिजा कह रही हैं बी, शामिर भी कह रहे हैं बी। हुज रिमेनिंग?
तो करेक्ट आंसर भी हमारे पास है बी, शाबाश एवरीवन, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 3, अ रिएक्शन विद पॉजिटिव डेल्टा एच, अभी भी बताया। सी, अनमोल कह रहे हैं सी, नील कह रहे हैं सी, सानिया कह रहे हैं सी, शामिर कह रहे हैं सी, इकरा कह रही हैं सी। अगेन वेल डन, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। कैसे पता चला? तो देखो बात ये है, कहाँ गया एमसीक्यू? जी, तो बात ये है कि अगर रिएक्शन में देखो हीट एंटर हो रही है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसलिए वो डेल्टा एच पॉजिटिव आया। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव आता तो मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, हीट सिस्टम से बाहर गई है। ये आप अगर आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। अभी टाइम नहीं है, वरना हम इसको भी रिवाइज करते। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नॉट, इज वन इन विच, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स, सो द आंसर्स आर बी 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 बी। अच्छा, तो द करेक्ट आंसर इज एक्सीलेंट, हीट इज रिलीज टू द सराउंडिंग, बी। अब ये बताएं, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ, अभी हमने सबसे ऊपर ऊपर पहले पहले ये पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी किसका सम है? अनमोल कह रही है ए, नील कह रहे हैं बी, ताने कह रही है बी, शिजा कह रही है ए, इकरा कह रही है ए, शामिर कह रहे हैं बी। इतनी वैरायटी है हमारे पास ए और बी में, तो चलो बता देते हैं। देखो इंटरनल एनर्जी का पूछा है, ठीक है। हीट एंड वर्क हमारे पास इंथैल्पी का होता है। अगर मैं पूछती इंथैल्पी का सम तो आप बोलते हीट एंड वर्क, तो ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर वुड बी बी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी हमने ऊपर डिस्कस भी किया था, आप लोग लेक्चर के ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनल एनर्जी कैन चेंज ड्यू टू, हमने पढ़ा था ना कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, तो कैसे चेंज करते हैं? लेट मी सी, इसका जवाब कौन सही देता है? नील कह रहे हैं ए, शामिर कह रहे हैं ए, ए क्या हो गया? नील कह रहे हैं ए, शामिर कह रहे हैं ए, शिजा कह रही है ए, सानिया कह रही है ए, इकरा, अनमोल, फातिमा फर्स्ट, या मतलब डी। नील एक चूज करें प्लीज। इकरा कह रही है ए, तो द करेक्ट आंसर इज बी। इंटरनल एनर्जी का पूछा है ना कि उसको चेंज करना है। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हैं? अभी भी अगर आपको याद हो, हीट की वजह से, वर्क डन की वजह से भी। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ हीट एंड वर्क। एक्सीलेंट अनमोल, आपने बिल्कुल सही बताया, बोथ हीट एंड वर्क। ठीक है, इन दो चीजों की वजह से आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हो। एम आई क्लियर? सॉरी, काइनेटिक कह रही हूँ, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। बेटा अगर यहाँ पर पूछा होता कि ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी को चेंज कैसे करते हैं, तो आप बोलते कि एक्सचेंज ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का बोला है, मतलब काइनेटिक भी पोटेंशियल भी, तो करेक्ट आंसर होगा बोथ हीट एंड वर्क। सो शुड बी ओवर दिस क्लास, सबको क्लियर है? यस यस। कोई सवाल? अगर अभी भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो हमारे पास 4 मिनट है, हम रिवाइज कर सकते हैं उस पॉइंट को। जैसे लास्ट वाला एमसीक्यू। लास्ट वाला एमसीक्यू बता देती हूँ, देखो। लास्ट वाला एमसीक्यू में पूछा है कि ये बताओ इंटरनल एनर्जी किस वजह से चेंज हो सकती है। अब हम लोगों ने जो ऊपर डिस्कस किया था, तो हमने काइनेटिक एनर्जी का चेंज डिस्कस किया था कि मतलब जब हम हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेज से मूव करते हैं, जब जल्दी मूव करते हैं तो हमारे पास वो चेंजिंग आती है इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, पहला ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो सिर्फ काइनेटिक के लिए होता है। सेकंड, वर्क डन भी सिर्फ खाली नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ हीट एंड वर्क। बेटा जब आप हीट में चेंज करते हो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है, और जब आप वर्क में चेंज करते हो तो वर्क का मतलब क्या होता है? अभी हमने ऊपर देखा था ना कि हीट देने से पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा बीकर में ज्यादा ऊपर तक मूव करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं। और वॉल्यूम कवर करने का मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेशर और वॉल्यूम के केस में इसका मतलब होता है वर्क डन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, हाँ पीवी, एग्जैक्टली नील। तो इसलिए द करेक्ट आंसर वुड बी सी, कि हीट और वर्क दोनों में चेंजिंग लाने से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। क्लियर? जी मिस। ओके, तो अब हम क्लास को एंड करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।